अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा और मुनफरिद करने के लिए हम आपके दरमियान मौजूद हैं। दरमियान या सामने मौजूद हैं? कैसे? ये मैं सोच रहा हूँ। हम लोगों के दरमियान भी मौजूद हैं, उनके सामने भी मौजूद है। लेकिन अच्छी आज ऐसी क्या मज़ेदार बात है जो आप लोगों को बताने वाले हैं, बताएं। मज़ेदार बात तो इस वक्त तक यही है कि कोविड में कमी आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से कमी आती है। जब भी कोई ऐसा वायरस आता है, हम पे अटैक करता है, उसकी एक के बाद एक वेव आती है, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम ना कोई उस तरह से मेजर्स लेते हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन दर हकीकत हम ना सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ना किसी हवाले से कोई परहेज़ करते हैं, ना हुकूमत की सुनते हैं। हम वैसे यहाँ पर बैठ के तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लेकिन आवाम को जो करना चाहिए क्या वो कर रहे होते हैं? वैसे तो आवाम बहुत सारी वो चीज़ें नहीं करती है जो उनको करनी चाहिए होती हैं। वैसे किसी दिन ना हम सिविक सेंस के हवाले से ज़रूर शो करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक मैनरिज्म के हवाले से बात करें, वो चीज़ें जो कि हमें स्कूल और घरों में सिखाई जाती हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि लोगों में बहुत सारी चीज़ों का इदराक ही नहीं है। मैनर्स की थोड़ी किसी दिन हम बात करेंगे, सिविक सेंस की बात करेंगे, लेकिन अभी हम नज़र डाल लेते हैं कि आज के शो में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए पहले टॉप स्टोरीज। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि सर्दियां अभी चाहे आए ना आए, लेकिन जिसका मौसम आ गया है वो है जलसे जुलूस और रैलियों का। और ये रैलियां और ये जलसे जुलूस किए जाएंगे पीडीएम की जानिब से। और एक बार फिर से हमने देखा कि पीडीएम काफी ज़्यादा मुतहरिक हुई है। महंगाई, जी बिल्कुल, माहौल मवाफ़िक है। महंगाई जो हो गई है ना 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 सिर्फ ये नहीं, देखिए जलसे जुलूसों रैलियों के लिए भी एक माहौल चाहिए होता है। मतलब शदीद सर्दी हो तो उसमें नहीं हो पाता। आप ये देखें 2014 का धरना हुआ था, वो भी अगस्त के बाद हुआ था और फिर वो एक्सटेंड हुआ दिसंबर तक, ठीक है। अब ये जो अक्टूबर का महीना है, इस वक्त ना ज्यादा शदीद सर्दी है, ना ज्यादा गर्मी है, माहौल मवाफ़िक है, शामें जो हैं वो अच्छी होंगी। और ऐसे में जब धरने रैलियाँ या कुछ भी होंगी तो लोग फॉर द सेक ऑफ चेंज भी बाहर निकल के इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गो के इनमें तहरीक इंसाफ के जलसों, धरनों या रैलियों वाली एंटरटेनमेंट अब पाई जाती है। डीजे सब अवेलेबल है सब जगह। नहीं एंटरटेनमेंट आई डोंट थिंक सो कि डीजे में होंगे अवेलेबल होंगे। लेकिन सती जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जी देखिए, अब तो कोविड भी नहीं है, बट जो चीज़ है वो है महंगाई। और महंगाई, उससे लड़ना, उसको काबू में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ऐसा लग रहा है कि अब पीडीएम जो है वो महंगाई को लेके आगे बढ़ रहे का जी हम हुकूमत के खिलाफ उठाएंगे आवाज़। आज से मुल्क भर में जो उनका एहतजाज होगा। कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के का एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो जो सबसे पहले इंतखाब करने जा रहे हैं वो रावलपिंडी का इंतखाब करने जा रहे हैं, जहाँ से वो इंशाल्लाह अपनी अच्छा इंशाल्लाह भी साथ में कह रही, लेकिन बेचारे खैरियत से शुरू करें। लेकिन टाइम ऐसा आ गया नहीं, क्योंकि अब आदत इतनी बढ़ चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी से वो इंतखाब किया उन्होंने अपनी रैलियों का आगाज का। तो देखिए जी क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मौलाना साहब ने ये फरमाया कि अब बात जो है वो लॉन्ग मार्च तक जाएगी। के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे होंगे, पैजाम हड़तालें होंगी, लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरामीम मुस्तरद करते हैं। हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। असेंबली के अंदर की बात अगर होती तो फिर हम पीपल्स पार्टी की बात मान लेते ना। तो चले जी, ऑपोजिशन तो तैयार है और अब तैयारी है तो देखना ये है कि किस तरीके से ये एक साथ मिलकर आगे जा सकते हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है ना, तो ये फिर अब देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लॉन्ग मार्च को भी ब्रेक ना लग जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि लॉन्ग मार्च की बातें की जाती थी और एक तरीके से फिर इनकी तहरीक ठंडी पड़ गई। फिर लोगों ने भी जो एक तरफ इनकी तरफ देखना शुरू किया था कि जी ये महंगाई के लिए ये आवाज़ उठाएंगे। फिर हमने देखा कि पीडीएम के अपने अंदर इतनी फूट पड़ी, वो भी एकदम तितर बितर होती हुई दिखाई दी कि लोगों ने कहा हम पीडीएम की जानिब क्या देखें। लेकिन अब क्योंकि महंगाई आ गई है तो एक और मौका मिल गया पीडीएम को कि वो अपनी तहरीक को एक बार फिर से जिंदा करें। और आज से इस तहरीक का आगाज़ भी हो जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमती नुमाइंदों से भी इस हवाले से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आज से जिन रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं, ठीक है महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमत के लिए, जो कि वो खुद भी एडमिट करते हैं। लेकिन क्या महंगाई की वजह से उनको कहीं लगता है कि जो पीडीएम है, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनके लिए बड़ा थ्रेट बन सकती हैं? ये जानने की जरूरत है। और बहुत से चैलेंजेस हैं ना। अब ये देखें कि आईएमएफ के साथ वहाँ पर बैठे हो रहे हैं मुज़ाकरात और उसके नतीजे में जो महंगाई के समरात हैं वो आवाम तक पहुँच रहे हैं। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। और अभी जो आपको पता है कि वो जब वो टेंडर्स दिए जा रहे थे चीनी की इंपोर्ट वगैरह के हवाले से, तो उस वक्त पता चला कि अगर इस सिचुएशन में वो टेंडर मनसूख किया गया, क्योंकि उस सूरत में हो ये रहा था कि टेंडर के तहत जो चीनी ली जाती वो 130 रुपए में जाके पड़ती।
ओके तो जस्ट इमेजिन कि ये बात कर रहे हैं कि 80s में लाने की और वो 130 में इंपोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन वो कैंसिल किया गया. तो देयर आर मेनी चैलेंजेस, बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, लेकिन अगर बर वक्त फैसले ना हुए तो लोग मजीद मुतासर होंगे, क्योंकि अगली बार हुकूमत में आपको IMF नहीं लेके आएगा, आवाम लेकर आएगा. बिल्कुल जी. और एक और बड़ा चैलेंज जो सती जिसकी बात करना भूल गए वो है जी फैटफ का चैलेंज, क्योंकि आज से फैटफ का 3 रोज़ा इजलास है, ये शुरू होने जा रहा है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को जो शराइत दी गई थी, उनमें से जो नुकात दिए गए थे, उनमें से पाकिस्तान ने 27 में से जो 26 जो अहम जो नुकात थे उन पे तो अमल दरामद कर लिया है. अब ये 3 रोज़ा इजलास जो है ये इसका पेरिस में आगाज़ हो रहा है, तो अब साथ में ये भी देखना है कि ये जो 3 रोज़ का इजलास है इसमें पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग बन के सामने आता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि हम सारे मुल्क ने तो बड़ी कोशिश की है. अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली बहुत से निकात हैं, उनमें से एक नुकता ये भी था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं और जो कलअदम तंजीमों से जिनका मुबैना तौर पर ताल्लुक होता है, उनके फैसिलिटेटर होते हैं या सपोर्टर होते हैं, या कहीं से ऐसा ब्लैक मनी उनके पास आ रहा होता है, तो ये तरीक़ेकार वज़ा किया जाए कि किस तरीके से ऐसे लोगों को रियल स्टेट फैक्टर में सरमायाकारी से रोका जा सके. आप ये देखें कि आजकल जो है वो गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है इस चीज़ पे कि घर बने, नए नए कारोबार शुरू हों, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के तरफ लोग जाएं. तो इसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक ऐप भी डिवाइस की गई है जिससे काफ़ी हद तक मदद भी मिल रही है और इस पर लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन इस बारे में मज़ीद करने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़ाहिर है कि जब हम मुकम्मल तौर पर सिफारिशात पे अमल करेंगे तो फिर शायद इसमें फ़ायदा मुमकिन हो, लेकिन उसमें हमें लॉबिंग जो फैक्टर है उसका भी खात्मा करना पड़ेगा. चीज़ का भी था कि जो बहुत सारी आउटफिट्स यहाँ पे काम कर रही हैं उनको सपोर्ट फाइनेंशियली तौर पे कौन कर रहा है इसका भी पता होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुकात थे. और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया, एंड गुड मॉर्निंग एज वेल. आबिद साहब, ये बताइएगा कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से उन नुकात पे काम कर रहा है जो फैटफ की जानिब से दिए गए हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में जो मददगार साबित होंगे. अभी पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त? पाकिस्तान इस वक्त फैटफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट पे है. पेरिस में उसका जो प्लेनरी है वो हो रही होगी, और पाकिस्तान ने जो फाटफ के 27 में से 26 एक्शन पॉइंट जो थे उन पे अमल दरामद अपना मुकम्मल कर लिया है. जो एक रह गया था उस पे भी काफ़ी हद तक अमल दरामद जो है वो हो चुका है. इसके साथ साथ पाकिस्तान एक पैरेलल प्रोसेस पे भी इवैल्यूएशन पाकिस्तान की हो रही है, वो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसमें भी हो रही है. तो पिछला जो प्लेनरी थी उसमें पाकिस्तान को FATF के अलावा APG के 4 पॉइंट्स पे काम करने का भी कहा गया था. और पाकिस्तान की तैयारियां टेक्निकल अगर आप देखें तो टेक्निकली पाकिस्तान कंप्लाइंट है, लार्जली कंप्लाइंट है. लेकिन जो कल का इजलास जो कल से शुरू हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान उसमें ग्रे लिस्ट से ग्रेजुएट कर सके, और इसका ख़ित्ते की सूरत हाल से बराह रास्त ताल्लुक़ है. अगर आपको याद हो 17 सितंबर को एक ब्लूमबर्ग जरीदे ने एक अपना एडिटोरियल लिखा था जिस पे कि उन्होंने पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से टेक ओवर किया है, तो उन्होंने अमरीकी सदर से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को IMF में भी टफ़ टाइम दिया जाए और पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से भी ना निकलने दिया जाए. उसके बाद कांग्रेस में एक आपको याद होगा कि टेस्टिमनी और रेजोल्यूशन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेश की गई. तो इस तरह की अगर आप देखें इस वक्त जो एक स्केप गोट चाहिए अमेरिकन हुकूमत को, तो अगर उस तनाज़र में देखें तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान जो है वो शायद फरवरी वाली प्लेनरी में ग्रेजुएट कर सके. इस प्लेनरी पे पाकिस्तान को ग्रेजुएट होते हुए वाइट लिस्ट में आते हुए नहीं देख रहा. अच्छा, ये अब ये फरमाइएगा सुले साहब कि पाकिस्तान ने 27 नुकात तो थे लेकिन 26 पे हम अमल दरामद कर चुके हैं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है जो हमारे महदूद वसाइल है और जितनी जल्दी से हमने काम किया इस पे उसमें रहते हुए? जो तब्दीली है ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट जाने में उसमें अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी तमाम शराइत पूरी कर चुका है. जो फैटफ की हैं, APG की हैं, लार्जली कंप्लाइंट है, बहुत हद तक पूरी कर चुका है. अगर ये अफ़गानिस्तान से विड्रॉल का मामला ना होता तो शायद हम बड़े पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ भी जाता.
لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف دکھائی دے رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیحی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 27 جو نکات تھے ان میں سے آلریڈی 26 پہ تو کام کر لیا گیا ہے, 3 روز کا اجلاس بھی جاری ہے. بڑا زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے نکلے, لیکن ساتھ میں جو خدشات موجود ہیں وہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان یورپین کنٹریز نے آلریڈی بہت پہلے, کیونکہ بھارت کی کہیں نہ کہیں سے ہم نے ہمیشہ دیکھا ان کی عادت ہے ٹانگ اڑانے کی, تو لابی میں مسلسل پاکستان کے خلاف کی جا رہی تھی. پھر آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں وہاں پہ کچھ پاکستان میں بھی کچھ یہاں پہ حالات کچھ ایسے رہ چکے ہیں فرانس کی گورنمنٹ کے خلاف. بالکل, تو وہ بھی سارے کمبائنڈ فیکٹرز ہیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کا بازو موڑنا ہوتا ہے تو آپ ایسے فورمز کا استعمال کرتے ہیں, جیسے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے. امریکہ کو اگر کسی چیز کو ڈو مور کے لیے راضی کرنا ہو تو پہلے طریقے اور ہوتے تھے, اب طریقے کچھ اور ہیں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان جیسے ملکوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. بہرحال ایک اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بلتستان یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا, اور فیکلٹی ممبرز نے, طلباء نے گھانچے اسکردو میں فیلڈ فائرنگ رینج میں یہ دن گزارا ہے. جی بالکل, اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. لائق الرحمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لائق, مزید اس خبر کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی, جامعہ بلتستان ہے, دیگر تعلیمی ادارے ہیں جن کے طلباء اور فیکلٹی ممبران نے فوج کے ساتھ ایک دن گزارا ہے. ضلع گھانچے کا علاقہ ہے اسکردو, جہاں پر فیلڈ فائرنگ رینجز ہیں, جہاں پر پورا دن فیکلٹی ارکان اور طلباء موجود رہے. انہوں نے فائر پاور کا مظاہرہ دیکھا اور خود بھی جو چھوٹے ہتھیار ہیں ان کو چلایا, ان کے اوپر اپنے نشانے پکے کیے. بعد ازاں فوج کے مختلف ہتھیار اور آلات جو وہ استعمال کرتے ہیں اس علاقے میں, ان کی ایک ایگزیبیشن بھی کی گئی تھی جس کے بارے میں طلباء اور فیکلٹی ارکان کو بتایا گیا. اس موقع پر طلباء نے افسروں اور جوانوں کا حوصلے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قابلیت کو سراہا, اور ساتھ ہی شکریہ ادا کیا کہ انہیں پاک فوج کے ساتھ نہ صرف ایک دن گزارنے کا موقع دیا گیا بلکہ انہیں مختلف جو ویپنس ہیں اور جو مختلف طریقہ کار ہیں ان کو سمجھنے بھی مدد ملی. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ لائق الرحمان آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تو چلیں جی, یہ بڑے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسپریشنل یہ ٹرپ ہوتا ہے اور خاص طور پر بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے, قریب سے دیکھنے کی بات کرتے ہیں. بہرحال ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے جو سیاست میں ایک نیا بھونچال آنے کو ہے آج کے دن سے, آج کی تاریخ سے, کہ اپوزیشن آ رہی ہے, کمر کھس لیا انہوں نے اور میدان میں آ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو دینا ہے ٹف ٹائم, اور ٹف ٹائم اس لیے دینا ہے کہ ان کے بقول مہنگائی کا ایک طوفان آیا. وی اگری ود دس کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے, اور اپوزیشن اس چیز کو اب کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل جی, اس لحاظ سے ریلیوں کا آغاز ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے, اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے پی ڈی ایم باقاعدہ اپنی ریلیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے خود اس وقت حکومت بھی پریشان ہے, تو وہ تو تھریٹ ہم حکومت کے لیے سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں پی ڈی ایم جب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے یہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور ایئر وائی کی وساطت سے سب کو جو ہے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. دیکھیں, ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی ایک ایشو نہیں ہے, عوام پریشان نہیں ہے, تو وہ غلط بات ہوگی, کیونکہ ہمیں اس کا احساس بھی ہے. عوام میں پریشانی کی بڑی لہر بھی ہے اور بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے, خاص کر ہمارے پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ خان صاحب اس کا نوٹس لیں. وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ بھی ہے, انہوں نے اس کا نوٹس لیا بھی ہے, اس پہ اقدامات کی ہدایت بھی دی ہے. روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن اس پہ وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں, اور اس پہ پلاننگ منسٹر صاحب نے ڈائریکشن بھی دی ہے. انہوں نے 2-3 دن پہلے بریف بھی کیا سب کو کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پلان ہے کہ کچھ نہ کچھ نیچے کا طبقہ جو ہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کامیاب پاکستان کا ایک پروگرام وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں جس میں 1600 ارب روپے کے بلا سود کے قرضے ملیں گے لوور مڈل انکم کلاس کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو خود بہتر کر سکیں, چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ اپ کر سکیں. تو اس سے بہتری آئے گی. دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, جو آپ کا سوال ہے ڈائریکٹ کہ کیا وہ نکل رہے ہیں, دیکھیں عوام کی پریشانی کا تو ہمیں احساس بھی ہے, اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں ان پہ زیادہ پریشانی ان کے حوالے سے اس لیے نہیں ہے کہ عوام جو ہے, اب دیکھیں اتنی بار یہ عوام کے اعتماد کا خون کر چکے ہیں, نکلتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں, کہ اپنے ورکر پریشان ہیں, مسلم لیگ نون والے پریشان ہیں کہ وہ ریونٹ کی طرف دیکھیں یا وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف دیکھیں, یا جو بلاول صاحب کی لائن ایک ہے, زرداری صاحب کی دوسری ہے. مولانا صاحب خود پریشان ہے, 40 سال کی سیاست پہلی بار بنگلہ نمبر 22 سے باہر ہیں, کشمیر کمیٹی نہیں ہے, مفت کے دورے نہیں ہیں.
तो ये अपनी ज़ात की लड़ाई लड़ने निकले। अवाम अब बनारसी ठगों पे और एतमाद करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। साहब देखें तो हम शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को, हम दोनों को एक साथ स्टेज पे भी नहीं देख रहे। देखिए, हम तो किसी की बेतफाकी पे खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि देखें, ये कोई नजरिए की जंग थोड़ी है। ये आपस में घर की, पहले तो मेन लेवल पे इख्तिदार की लड़ाई है कि इमरान खान साहब को जो है सिंहासन से गिरा के किसी तरह किसी भी कीमत पे खुद इस इख्तिदार की कुर्सी पे चढ़े, और फिर आपस में भी लगे हुए कि तुम नहीं मैं। तो अब देखें इस तरह से अवाम इन पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप उस जनरेशन से है ना, आप दोनों जो बैठे हैं, जो यंग, मैं आपसे थोड़ा सा पढ़ूं। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसकी आंखों से इन लोगों ने हमारे ख्वाब चुराए। आपकी 2-3 दहाइयां ये लोग जाया कर चुके हैं। 1990 से लेकर 2018 तक इस कौम को क्या दिया, सवाए करप्शन के, टीटियों के, मुल्क को जो है ओवरसीज अकाउंट्स के, पाकिस्तान की इदारों की तबाही के क्या दिया? क्या कोई बैनुल अक़वामी इदारा दिया? कोई इंटरनेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट्स दिए? क्या बहुत बड़े रोजगार के जराए दिए? क्या लोगों की अखलाकी मयार को उठाया, निज़ाम बेहतर किया, अदालती निज़ाम बेहतर किया? व्हाट हैव दे गिवन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो उनके पुरखों ने नहीं किया? क्या ये वो करने के लिए अपनी अली मोहम्मद खान साहब, आखिरी बात, बिलावल साहब जो हैं, सबसे पहले हमसे सवाल करने से पहले जरदारी साहब से जरा सवाल करें और डरना दें उधर। अच्छा सर, मैं अली मोहम्मद खान साहब, मैं एग्री करता हूं आपकी हालत, क्योंकि कुछ चीजों से एग्री करता हूं, लेकिन के बार मियां साहब से सवाल करें कि आप 3 बार। अच्छा सर, ये बातें आप देखें आपको हो गए 3 साल गवर्नमेंट में। देखिए, शुरू का हनीमून पीरियड होता है, उसमें लोग कहते हैं कि चलो नई गवर्नमेंट है, उसको काम करने के लिए मौका देना चाहिए, लेकिन अभी जो है वो ये इस्तदलाल इसलिए नहीं बनता कि ये जमातें आती रही हैं एक के बाद बकौल आपके ताली मार के, अब तुम्हारी बारी, अब हमारी बारी, ठीक है। तो वो इतने दावे वादे उस तरह से नहीं करते थे जितना आपने कहा था कि हम बिल्कुल ही सारा निज़ाम तब्दील कर देंगे 100 दिन का। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि आप अपना आज बैठ के आप अपना 100 दिन का प्लान उठा के देख लें। वो 100 दिन के प्लान में से कितनी चीज़ें जिन पर अमल दरामद हुआ है। और दूसरा, ये महंगाई का मामला सिर्फ ये नहीं है कि पीपल विल अंडरस्टैंड अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हाउ विल यू जस्टिफाई योर पोजीशन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस? देखें, आप जब सवाल करते हैं ना, तो उसका हमें जवाब भी देना होता है और हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए ना अवाम का। आपने पूछा कि कितने % मुतमईन है, मैं अगर कहूँ कि 50% भी मुतमईन नहीं हूँ तो मैं शायद हक में हूँ, क्योंकि बहुत सा काम अभी करने को है, बहुत से काम करने को है। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उधर उठता है कि जिन्होंने इस कल्याण पे, इस खेत में आग लगाई है, आज उल्टा चोर को तवाल को डांटे। आप कहते हैं कि हनीमून पीरियड था। नो, हम 2023 तक लोगों को बताते रहेंगे कि हम तो ठीक करते रहे, इतना % ठीक किया, लेकिन 40 साल में जो तबाही की है, 40 साल में गर्क हुआ है। स्टील मिल देखें, सबसे बड़ी बात पे बुरा काम जो मुशर्रफ ने किया कि आके उसने डिक्टेटरशिप लगा दी ना, ठीक है, लेकिन मुशर्रफ जो है वो बदतरीन हुक्मरान था। लेकिन वो स्टील मिल, एक एग्जांपल देता हूँ, स्टील मिल 2008 तक आपको मुनाफा दे रही थी अरबों रुपए का, कुछ 5 से 8 अरब। ये आपका स्टील मिल जो है तबाह बर्बाद हो गया, PIA तबाह बर्बाद हो गया, रेलवे तबाह बर्बाद हो गया, PTCL तबाह बर्बाद हो गया, आपका PTDC टूरिज्म डिपार्टमेंट जो बेच के सारा कुछ जो है उसमें जितनी भर्तियां सियासी की, आपका कौन सा इदारा छोड़ा है? तो यहाँ पे सवाल उठता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि PTDC में हमने लोगों से जब बात की तो लोगों ने बताया कि कितने बड़ी अमाउंट में लोगों का रोजगार कौन सी कसर रह गई है जो जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, क्योंकि अभी इन्होंने रैलियों का आगाज कर दिया है, आगे हम दिसंबर में भी देख रहे हैं और बार बार लोगों को भी मुतनब्बे किया जा रहा है कि गैस का बहरान आएगा और शदीद बहरान आएगा। एक ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और आगे जाके जब उनको गैस भी दस्तियाब नहीं होगी, वो भी सर्दियों के टाइम में, तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा थ्रेट बन सकता है? और आप इसको एज ए थ्रेट देख रहे हैं कि यहाँ भी इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, वरना हमारे लिए बुरा होगा? I'm a very realistic person. अगर आवाम स्ट्रीट्स पे आती है तो हुकूमत को परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको दूसरा नुकता बता रहा हूँ कि आवाम की परेशानी तो है, वो तो हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो नुकता पेश कर रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों के साथ क्यों निकले, इन लोग जिन्होंने इनके साथ ये हालत करवाई है, इनमें से किसी एक का मुझे बता दें। अब दोनों जो है मेरे जूनियर्स हैं, उम्र के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे किसी एक की लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप से लेके MNA ये तो छोड़े, इनकी किसी यूनियन काउंसिल के वर्कर तक कि इनकी जिंदगियां बदल गई, इनकी जिंदगियां बदल गई, पाकिस्तान की हालत कर गए। 1990 से 2018 तक इस पे कोई पाकिस्तान के बच्चे थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें कि ये वो इरा है जब ये दो तीन जमातों की गेम में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो हम, अगर आप हमारी जनरेशन की बात भी करें तो हम भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी आगे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। अगर हम महंगाई को देखें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तकिया था आपकी जमात पे
जो नौजवानों का आप यकीन कीजिए, आपको भी इस बात का आइडिया होता होगा कि अब वो भी डिफेंड करने से कासिर हैं, क्योंकि महंगाई से लेके तमाम तर इश्यूज अवेलेबल हैं। तो और उसका कोई वहां से कोई जवाब नहीं नजर आ रहा उस तरीके से जिस तरह से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मसला रियलिस्टिक अप्रोच है बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये है कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लोग आगे क्या करना है। और ये जो टारगेटेड सब्सिडी है, चलें आपने गरीब तबके के लिए आप कह रहे हैं कि कुछ फीसद के लिए आप कर देंगे, जो मिडिल क्लास तबका है वो कहाँ जाएगा, उनका कोई जो सैलरीड तबका है वो क्या करेगा। एक सब्जी वाला है, उसको सब्जी महंगी मिलेगी वो महंगी बेचेगा, फ्रूट महंगा मिलेगा महंगा बेचेगा, गोश्त वाले को महंगा मिलेगा वो महंगा बेचेगा। जो सैलरीड तबका है, जिसको एक लगी बंदी जिसकी आमदन है, वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल जी, ये मसले तो खैर मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे भी जाके इस पे बात करेंगे। अभी आपको खबर दे लाहौर से, जहां पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल के दौरा किया है, गाड़ी भी खुद ड्राइव की है और फिरोजपुर रोड टाउनशिप में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया है। साथ में जौहर टाउन, कॉलेज रोड और दीगर इलाकों में भी इंतजामात का जायजा लिया गया, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि इन इलाकों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है जब कचरे के हवाले से बात हुई थी। अभी तो खैर ये रात के मनाजिर हैं जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, तारिक मुनीर भट्ट साहब, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। तो भट्ट साहब ज़रा बताइएगा, ये जो दौरा था इसके क्या नताइज निकले, क्या हासिल हुआ इससे? था आज वज़ीर आला का, उन्होंने बिल्कुल अचानक और बगैर प्रोटोकॉल और उसके साथ कोई ऐसी अपना उनका कैमरामैन कोई ऐसी चीज नहीं थी और कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, खुद ही उन्होंने ड्राइव की और खुद ही उन्होंने, क्योंकि बड़ी शिकायत मिल रही थी लाहौर के बारे में, सफाई की, गंदगी की और पानी जमा होता था, तो उन्होंने बड़ा सरप्राइज विजिट किया आज लाहौर में। और उन्होंने जो मुख्तलिफ इलाके हैं, टाउनशिप, जौहर टाउन, कादर टाउन, फसल टाउन, कॉलेज रोड और अकबर चौक और दीगर इलाके हैं यहाँ के बड़ी शिकायत थी सफाई के इंतजाम की, और उन्होंने बड़ा अचानक विजिट किया और इलाकों का दौरा करके फौरी तौर पर वहाँ पे सूरत हाल का जायजा लेते हुए और उन्होंने काफी वहाँ पे फैसले भी किए। बट साहब रात के जिस पहर वजीर आला निकले थे तो उस वक्त उन्होंने किससे बाज़पुरस की होगी? जी देखिए, वो सफाई की सूरत हाल की तो काफी शिकायत थी और रात के वक्त फिर उन्होंने तकरीबन लाहौर के काफी जो अहम इलाके हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा था, काफी अकबर चौक, दूसरे इलाके जो अहम है, उनका विजिट किया और उनका वहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की उन्होंने हदायत भी की। और वहाँ पर मौके पर कई प्लान जो उन्होंने शुरू किए हुए हैं उनकी भी मीटिंग की और जायजा लिया, जो जो इन्होंने लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और शहर को साफ करने के लिए अहम इक़दाम भी किए। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने कहा भी, हमारे उनसे पर्सन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस तरह उन्होंने ये फैसला किया है वज़ीर आला पंजाब ने कि वो सरप्राइज विजिट ही करेंगे। अच्छी बात है, सरप्राइज विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जाके खुद एक तरीके से देख सके और छापा भी मार सके, उनको पता चल सके कि एग्जैक्टली इन मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल। अभी तो खैर जो आपने मनाजिर देखे, ये कलमा चौक अंडरपास के भी थे, मॉडल टाउन अंडरपास के भी आप मनाजिर देख रहे हैं, उससे पहले कलमा चौक अंडरपास देना आपने नहर भी देखी। तो लेकिन बाकी जो इलाके हैं जिनकी तारिक साहब ने बात भी की, जो इसमें जौहर टाउन भी आ जाता था, जिसमें फिरोजपुर रोड और टाउनशिप आ रहा था, इन इलाकों ने बड़ा सफर किया। अभी जब पिछले बारिश भी हुई, बारिश हुई, पानी जमा हो जाता है, लेकिन वैसे ऐसे देखा जाए बारिश के बगैर तो कंपैरेटिवली सफाई का निजाम इधर थोड़ा सा बेहतर है, अंदरून साइड पे थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पर मसले मसाइल बिल्कुल जी, वहाँ पे कचरे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो हम टाउनशिप वगैरह की बात करें तो आगे वहाँ पे भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जो बिल्कुल निगलेक्टेड एरिया है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आफ्टर द ब्रेक, चले जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा सीरियस खबरों की भी बात की और आपको होगा कि हाय 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 महंगाई भी आ रही है। ऑफ कोर्स महंगाई है, फिर आप फैट ऑफ का भी इशू ऑफ कोर्स वो भी है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले ताकि थोड़ी हमारी जान को भी सुकून आए, मतलब पाकिस्तान की जान को सुकून आए। अच्छा, अब हम ज़रा आपका मूड थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। हमने उमूमी तौर पे जो क्रिकेटर्स को देखा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है, या तो एज अ कमेंटेटर या फिर ग्राउंड में एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, लेकिन अभी खड़काते हुए बिल्कुल जी, और अपनी स्विंग से लोगों को परेशान करते हुए, अपने यॉर्कर से, ओह माय गॉड, अपने बाउंसर से तबाही। ये जो अपनी स्विंग, यॉर्कर की बात और फिर तबाही की बात करती है ना, तो वो एक ही शख्स जो कि मशहूर है और जिसका नाम अभी भी अगर लिया जाए तो बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना वो कांपने लग जाते हैं। हम बात करें वसीम अकरम साहब की। अच्छा, क्रिकेटर तो कमाल है ही, लेकिन उनकी एक आजकल बड़े मजे की वीडियो सामने आई है। पहले वीडियो दिखा देते हैं ताकि लोग परेशान ना हो। हाँ, वीडियो दिखा। ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जी, और मुझे बताएं इसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की फिल्म में नाम क्या था, नाम बताएं। मौला जट? नहीं, नो, मौला जट वाज नूरीनथ। नो जी, ही वाज नूरीनथ। नूरीनथ ना जी। अच्छा,
तो नूरी नत साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान मौला जट राई साहब थे, साहब जो सुल्तान थे। राई साहब। और क्या इनकी फिल्में कितनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, और जाहिर है कि ये इस तरीके से एक cute सी वीडियो थी, तो हमने सोचा आपके साथ एक बड़ी वीडियो उन्होंने बनाई। और आप ये देखें डायलॉग कितना चलता रहा है। हाँ, अभी भी चलता है कि अभी भी आप किसी नए बंदे को ऐसे देखें और आपका दिल करे उसे तफरी करने का, तो आप ये बात करते नवाज सोनिया। और मदिया, आप अपनी सुरीली आवाज में जरा बोले। मैं उसमें इसके लिए मुझे भारी आवाज की जरूरत है। ऐसे करें ना कुछ। किसी दिन मैं जरूर करूंगी सती, इस दिन मैं जरूर करूंगी, और मैं आपसे भी कहूंगी कि आप भी करें। खैर जी, अब जरा हम टेक्नोलॉजी के वाले से बात कर लेते हैं। और आजकल के हमारे बच्चे वो टेक्नोलॉजी से इस कदर लेस हो चुके हैं कि वो कमाल किस्म के काम करें अपनी फील्ड्स में। और अभी भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से अपार्टमेंट के वर्चुअल मुआयना जो है वो मुमकिन हो गया है, क्योंकि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ऐसी ऐप मुतारिफ करा दी है, जिस ऐप को आप करें अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड, और उसके बाद बड़े आराम से आप उस ऐप के थ्रू अपार्टमेंट का जो नक्शा है वो वर्चुअली देख सकते हैं। ओह, दिस इज ग्रेट। हम ये देखते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी दुनिया भर में यूज़ होती है। आपको पता है कि गूगल किस तरीके से उसने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि काफ़ी अरसे से कि आप जो है वो 3D स्ट्रीट्स का देख सकते हैं, सड़कें देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। और अब जनाब ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा ने ये एप्लीकेशन बनाई है, और ये एप्लीकेशन 3D मॉडल और अपार्टमेंट भी तैयार करके देगी। यानी कि कुछ होगा नहीं, लेकिन नज़र सब कुछ आएगा। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं ये ऐप बनाने वाले तालिब मोहम्मद नकी एजाज और एप्लीकेशन मैनेजर मोहम्मद साद रेहान। भाई बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और बड़ी अच्छी ये जो है वो एप्लीकेशन आपने बनाई है। तो ये अचानक सोचा कैसे आपने कि यार ये जो है वो बड़ी मुश्किलात होती हैं इस हवाले से, या कोविड की वजह से ख्याल आया कि लोग इतना आ जा नहीं सकते तो चलो ये एप्लीकेशन ही बना दें? आइडिया कैसे आया ये? मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, तो शुरू इस तरह से किया था कि बीइंग एन आर्किटेक्ट, जब लोगों को हमारे नक्शे समझ नहीं आते, उनको समझाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी भी इस्तेमाल किया, वर्चुअल रियलिटी भी इस्तेमाल किया। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि जो एक गैप है बिटवीन एन आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन एंड होम बायर्स अंडरस्टैंडिंग, जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहा है, ताकि अगर एक बिल्डर है उसने वो प्रोजेक्ट बेचना है तो उसको बेचने से पहले अगले को समझाना है, तो बस समझाने के लिए ये टूल्स डेवलप किए हुए हैं। सही। अच्छा, ये बताएं इस ऐप को बनाने मतलब टेक्नोलॉजी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपको पता है मार्केट को ओवरकम कर रही है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर शुड बी समथिंग यूनिक। जब तक यूनिकनेस नहीं दिखाएंगे प्रोजेक्ट को डिलीवरेबल्स देने के लिए, सेल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई घर या अपार्टमेंट लेने के लिए तो वो बने तो नहीं होते थे, नक्शे ही बने होते थे, लेकिन उस वक्त वो एक मॉडल सा बना के रखा होता था कि जी ऐसे बनेंगे ये, तो आप उसको अब आपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर दिया है और अंदर से भी देखा जा सकता है। इस तरह से है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जाना चाहिए। पहले मॉडल अपार्टमेंट बनाए जाते थे और अब हम लोग वर्चुअल मॉडल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो हमें ये फ़ायदा हुआ है, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं उनको भी ये फ़ायदा हुआ है कि एक पहले वो बहुत बड़ी कॉस्ट लगाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे मॉडल अपार्टमेंट्स बनाने में, अब उसकी एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे एक वर्चुअल मॉडल अपार्टमेंट्स VR हेडसेट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू बन जाते हैं, और उसकी मदद से जो उनका एंड कस्टमर है वो अपार्टमेंट्स को या जो भी उन्होंने रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेचना है उसको समझ लेते हैं, और इवेंचुअली उनकी कन्वर्जन बेहतर होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले तकरीबन 2.5 साल पहले जब लॉन्च किया था, अब तक हम लोग तकरीबन 45 प्लस बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कवर कर चुके हैं। ओके, जबरदस्त। इसके अलावा हमें ये भी बेनिफिट मिल रहा है कि सेल्स का बंदा अगर कोई भी है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत एक टाइम एफिशिएंट हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, वो इजीली किसी को भी दिखा सकता है प्रोजेक्ट वेयरएवर ही इज। सो बहुत ही चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद भी हुई हैं बिल्डर्स के लिए भी, और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कितने परसेंट है इसमें कि जो नक्शा होता है वर्चुअली भी वही चीज़ हमारे सामने आए, क्योंकि फोर जो बंदा स्पेंड कर रहा है उसको वैसे नक्शे समझ में नहीं आते, बट वर्चुअल तरीके से जब वो उसको देखता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। देखिए, जब एक नक्शे को एक्चुअल साइट पर दिखाया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था सिर्फ 3D व्यूज़ दिखाए जाते थे और वो किसी भी तरह के हो सकते थे। जब उसको एक्चुअल साइट पर दिखाया जाता है, स्केल पर दिखाया जाता है, तो वो गुंजाइश ही नहीं रहती कि उसमें कोई भी रद्द-बदल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जब उसको VR हेडसेट पे दिखाया जाता है, अगेन इट्स इन रियल टाइम स्केल, यानी कि एक्चुअल लाइफ स्केल पे है। तो नकी, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट का मुआयना किया जो आपने बनाया हो, तो मैं तो जाके कहूँगा कि ये खाली अपार्टमेंट नहीं चाहिए, जो इसमें बेड्स, जो इसमें सोफे, जो इसमें लैंप, जो सारा इसकी जो तज़ीनो आराइश है वो सारा उसी तरह से चाहिए। फिर सोच लीजिएगा आप ये।
جی بالکل سر ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے بلڈر ہمیں ڈیولپر جیسے بتاتا ہے ویسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے, اسی کو پھر ورچوئل ماڈل ریالٹی میں دکھایا جاتا ہے, اسی کو ہم وی آر میں اور آگمنٹڈ ریالٹی میں دکھاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشنز جو ہمیں اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے بلڈرز نے, اس نے جو فیوچر میں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ. ساتھ سے بلڈرز آپ کے ساتھ لوپ ہیں یا پھر ڈیزائنرز بھی آپ کے ساتھ لوپ ہیں جو کہ گھر کا پورا نقشہ ڈیزائن بھی کرتے ہیں, چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں؟ نقی تو خود آرکیٹیکٹ بھی ہم لوگ جی ہمارے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. پہلا ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نقشے بناتے ہیں, دوسرا ہمارا 3D ویژوائزیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے, اور اس میں ہم لوگ 3D ویوز, اینیمیشنز, ورچوئل ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی, بیسکلی ہم لوگ ریئل اسٹیٹ ویژوائزیشن یعنی کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی کوئی بھی ایسی سروس نہیں ہے 3D کی جو ہم نہیں کرتے. اور تیسرا ہمارا مارکیٹنگ کوئنگ ہے جو اس کو اشتہارات, بروشر, ویب سائٹ وغیرہ میں کنورٹ کرتا ہے. ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کنسٹرکشن بلڈرز ہیں جنہوں نے خواب دکھا کے بیچنا ہوتا ہے. اوکے, تو آپ خوابوں کو ورچوئل ریالٹی دے دیتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل سر ضروری بھی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں جس طرح کرونا نے ٹیک اوور کیا ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلی ایک چیز کو دیکھ سکیں. سو اس کو ہم نے کیش آؤٹ کیا, کیش کر کے ہم نے اس طرح مارکیٹ کیپچر کی, اور الحمدللہ ہم نے اچھے پروجیکٹس بھی کور کیے آل اوور پاکستان, اور انٹرنیشنل مارکیٹس کو بھی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے سروسز اور پروڈکٹس. اچھا یہ بتائیں اس ایپ کو بنانے میں ساتھ کتنا عرصہ درکار تھا جو ایپ آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ اس کو اٹس لائک اے سروس آئی وڈ سے. ہم لوگ ہر کلائنٹ کے لیے ایک ہم لوگوں نے اوبیسلی ورک فلو ڈیولپ کر لیا ہے, اور اب ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے ان کو ان کے نام سے ایپ ہم بنا کے دے دیتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع تقریباً 2.5 سال پہلے کیا تھا, اور اس سے پہلے تقریباً 8-9 ماہ لگے تھے اس چیز کو بنانے میں. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہر ایپ تو جیسے جیسے پروجیکٹس آتے گئے تو آپ لوگ کی ایپ میں آپ لوگوں نے مزید کیا جدت پلان کی ہے؟ جیسے جیسے فیوچر میں دیکھیں ٹیکنالوجی جیسے جیسے ماڈیفائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ماڈرنائز ہو رہی ہے, اس طرح بیٹرمنٹ آ رہی ہے ہماری اپلیکیشن میں. ہم بھی دیکھیں ایوری ڈے وی آر لرننگ اینڈ ایوری ڈے وی آر گروئنگ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ڈفرینٹ چینجز لاتے رہیں, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی چینجز لاتے رہیں, ماڈرنائزیشن لاتے رہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اس طرح ہم لوگ اپنی اپلیکیشن میں بھی چینجز لاتے رہتے ہیں اپنے بلڈرس کے لیے بھی, ڈیولپرس کے لیے, تاکہ ان کے پروجیکٹ میں کچھ نیا آئے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سعد, اور بہت شکریہ نقی اعجاز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بڑا اچھا ہے کہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے پہلے وہ آپ کو یاد جائیں تو ماڈل وغیرہ ہوتے تھے, اب یہ ہے کہ ورچولی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے بلڈر کو نہیں چھوڑنا. اگر اس نے مجھے دکھایا ہے کہ جو اس نے اپارٹمنٹ یا گھر مجھے دے رہا ہے اس کے اندر سارا سجا ہوا بھرا ہوا چیزوں سے ہے, مجھے ویسا ہی چاہیے, یہ نہیں کہ اس کے بعد خالی خولی کمرے اٹھا کے دے دیں. بڑے تو آپ کے ارمان ہی مکنے کا نام ہی نہیں, دکھا رہے ہیں تو دیں. ایک بریک, بس ایک بریک لینی ہے, زین ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ہر چیز تھوڑی ملتی. تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے اب بڑھتے ہوئے ڈینگی وائرس کے حوالے سے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز ایوری ادر ڈے ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ایم شیور کہ اب تک آپ لوگوں میں کافی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, کیونکہ حکومت بھی کیمپین چلا رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے. یہ کیمپین چھپا رہی ہے کیونکہ ایک چکر یہ ہے کہ جو نمبرز دیے گئے ہیں نا گورنمنٹ کی جانب سے وہ کچھ اور ہیں. اور جو سندھ کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, مثال کے طور پہ جناح ہاسپٹل ہے, وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 100 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیلی آ رہے ہیں وہاں پر ڈینگی کے. رتفا ہاسپٹل ہے, وہاں پر بھی پیشنٹس آ رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ہاسپٹلز میں آتے ہیں نا, اونلی دین جو آپ کے کیسز ہیں نا وہ رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی رپورٹ نہیں ہو رہے. ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہ کیسز آپ کے رپورٹ نہیں ہوتے. بہت سارے لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس سچویشن دن بدن ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, وہاں پہ جو ایمرجنسی وارڈس ہیں ان کو ڈینگی وارڈس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. لیکن سم ہاؤ وہ نمبر جو کہ اصلی نمبرز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے. لیکن اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے ہمارے لوڈ ونس جو ہیں وہ ڈینگی وائرس کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم سے وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ ستی ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ اور نمبرز ہیں, لیکن جو نمبرز ہم اسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور اسی پر اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں, اور ہم آگے چل کے ہمارے آگے پروگرامز ہوں گے تو اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے, کہاں پر کوتاہی ہوئی, مزید کیا کرنا چاہیے. لیکن آج ہم ڈینگی اسپیسیفک بات کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر آصف شیخ صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ یہ ذرا پہلے بیسک سا سوال جو ہے کہ یہ جو عام بخار ہے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کورونا وائرس, نزلہ زکام, گلا خراب, بخار, بلا بلا, ٹائیفائڈ, اس کے اندر بھی بخار, یہ ساری چیزیں. ڈینگی میں بھی سمٹمز کم از کم ملتے جلتے ہیں. فرق کیا لگتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ؟ دیکھیں ڈینگی کا جو ڈینگی فیور کا دوسرا نام ہے وہ اس کو کہتے ہیں بریک بون فیور. تو جس میں باڈی ایکس ہوتے ہیں, فٹیگ ہوتی ہے, وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کرونا ہو گیا, ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہے.
तो ये ब्रेक बोन मतलब बोन्स को बिल्कुल टूटे जा रहे होते हैं, बिल्कुल सीवियर। डॉक्टर साहब भी कहते हैं इसका मतलब टेस्ट बर्ड अगर चला है इसका मतलब है वो कोविड है। कोविड पोस्ट कोविड मतलब कोविड के दौरान तो फटीग इतनी नहीं है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ये है कि बैकएक उनको सीवियर होता है। मगर ऑलमोस्ट इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो डेंगू वायरस है ये भी एक फ्लू लाइक इलनेस होता है, सोर थ्रोट होता है, फ्लू लाइक इलनेस होती है। और मेजॉरिटी जैसे कोविड में एसिम्प्टोमेटिक थे, इसी तरह डेंगू में भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ माइल्ड सिम्टम्स के साथ जो कि रिपोर्ट नहीं होते, जैसे आपने बात की। लेकिन शुरू की सेम सिम्टम्स के बाद आगे जाके रास्ते इनके अलग कहाँ होते हैं? इनके जो होता है एक पैटर्न होता है टिपिकल एक डेंगू का। इनिशियल एक फेज आता है फीवर का, उसके बाद फीवर सबसाइड हो जाए 2 से 3 दिन तक सबसाइड हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल, फिर उसके बाद दोबारा से पीक आती है। तो एक ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होती है डेंगू फीवर में, और इसमें जो होता है सीवियर बैक एक होता है, कमर में शदीद। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेंगू का अभी तक मतलब ये डेंगू पाकिस्तान में कोई नया नहीं आया। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से डेंगू मौजूद है। 1981 से रिपोर्टेड केसेस उसके बाद 10 साल में लेकिन बहुत ज़्यादा फिर हमने भी देखा कि हुकूमत इस हवाले से काम भी करी थी। उसके बावजूद हमने कोविड का देख लिया कि कोविड की वैक्सीनेशन आ गई, हमने डेंगू की वैक्सीनेशन नहीं देखी। नहीं देखिए, डेंगू की वैक्सीन जो पाकिस्तान में ड्रेप ने जो अप्रूव की थी वो 2018 के सितंबर अक्टूबर में अप्रूव हुई है। मगर उसमें जो है ये फिलीपींस में जब इसके ट्रायल्स हुए तो उसमें एक जैसे अपने कोविड में एक अभी एक प्रोपेगेंडा हुआ जो एंटी वेक प्रोपेगेंडा जिसे कहेंगे कि कोरोना में हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जिनको वैक्सीन लगी है उनकी सिवियरिटी कोविड की बढ़ रही है। तो इसी तरह के केसेस जो है डेंगू वैक्सीन में रिपोर्टेड हुए फिलीपींस में। इस वजह से उन्होंने इसको रिकॉल किया। मगर अभी जो रिकमेंडेशन है बिल्कुल डेंगू वैक्सीन है जिसको FDA ने अप्रूव किया है, ड्रेप ने अप्रूव किया है, मगर वो रिकमेंडेड उनके लिए है सिर्फ जिनको पहले से पहले से डेंगू हो चुका है। उनको जो रीअटैक अगर होता है तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। उन लोगों के लिए नहीं है जिनको डेंगू होने का खतरा है? नहीं, उनके लिए नहीं है। उनमें अगर लगाएंगे तो क्या बात हुई? नहीं, इनमें लगाएंगे जो मैंने आपको कहा ना कि एक एंटी वेक कोविड के हवाले से जो हुई थी कि एंटीबॉडी एनहांसमेंट ऑफ डिजीज, एंटीबॉडी इंड्यूस एनहांसमेंट ऑफ डिजीज, जो जिनको एंटीबॉडीज होती हैं ऑलरेडी तो उनमें जो है ये डिजीज को एनहांस करता है, जो एंटीबॉडी उनकी पेनिट्रेशन वायरस की बढ़ा देता है। तो हर वायरस डिफरेंट एक्ट करता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया भर में एक चीज़ की सिवियरिटी इतनी है कि दुनिया भर में सालाना जो नंबर दिया गया है WHO की जानिब से, CDC की जानिब से, वो ये है कि तकरीबन 400 मिलियन लोग जो हैं वो डेंगू का शिकार होते हैं, जबकि उनमें से 100 मिलियन जो हैं वो बीमार ज़्यादा होते हैं, बाकी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये जो चलो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि देखें कि एक चीज़ जो डेंगू होता है उसकी मोर्टेलिटी अगर हम देखें वो कम है, वो 1% है। तो इसलिए वो ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है और ज़्यादा मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कुछ जो हैं ज़्यादातर 5 to 10% जो लैंड करते हैं इमरजेंसीज़ के अंदर या हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा। ऑल्सो डॉक्टर साहब अपने एशियन कंट्रीज़ में डेंगू क्यों ज़्यादा देख रहे हैं? स्पेसिफिकली हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, यहाँ पे हम ज़्यादा डेंगू के केसेस देखते हैं। हम वेस्ट में थे डेंगू के केसेस नहीं, वेस्ट में अमेरिका में अगर आप लास्ट देखें, अगर लास्ट 2019 का डेटा देखें तो जो मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो अमेरिकन में हुए हैं, उसके बाद फिलीपींस में, उसके बाद जो है सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास जो है वो रिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि ये बेसिकली अर्बन डिजीज़ है। अर्बन डिजीज़ है और साफ पानी का मच्छर जो है, साफ पानी का मच्छर, जैसे ये कंट्रोवर्शियल है उसके मलेरिया के वो डर्टी वाटर पे होता है, ये जो है साफ वाटर पे। और कराची में इसलिए कि वो ज़्यादातर हम कंटेनर्स में पानी रख रहे होते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसके ऊपर कवर नहीं कर रहे होते फ्रेश वाटर, तो ये ज़्यादा रीज़न है कि कराची में इस। अच्छा, लेकिन देही इलाकों में भी हम देखते हैं कि चश्मे वगैरह और फ्रेश वाटर सोर्सेज काफ़ी होती हैं और वहाँ पर भी आपको पता है पाइपलाइंस कम होती हैं जी, तो पानी भर के रखने के तरीके वही होते हैं, स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर मगर वो टेम्परेचर का भी इशूज़ में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये डेंगू का उसमें होता है, तो जो आइडियल डेंगू वायरस के लिए जो टेम्परेचर कहलाता है वो 25 to 28 डिग्रीज वो आता है। तो अगर इंटीरियर आप सिंध में देखें तो 51 होता है जून जुलाई में, फिर उसके बाद बिल्कुल वो हो जाता है एक्सट्रीम्स में। आप ज़रा ये बताएं कि ये जो डेंगू मच्छर है, बहुत से साइंटिफिक तरीके जिन पे गौर किया जा रहा होता है, ओवरऑल हम देखते हैं रिसर्चर्स करते हैं इस पे काम, तो ये ऐसा कुछ है कि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके या ख़ास तौर पर कोई मच्छरों को टारगेट किया जा सके कि या इस तरीके से कोई है ऐसा चक्कर? देखिए, मेन टारगेट तो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर बार्न डिजीज़ है तो हमें तो टारगेट वेक्टर को ही करना है। तो उसके लिए प्रिवेंशन जैसे हम मलेरिया में करते हैं, इसी में भी प्रिवेंशन हम वही करते हैं कि वेक्टर जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको हम कम से कम करें, जिसमें ये फ्रेश वाटर की स्टोरेज है, उसके बाद जो ओल्ड टायर्स होते हैं इनको हम कम से कम रखें, तो इससे जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि क्योंकि कराची में देखा जाए तो मीठा पानी भी है, खारा पानी भी है, तो क्या मच्छर इसमें डिफरेंशिएट करता है या मच्छर दोनों पे आता है? नहीं, मच्छर जो आता है वो फ्रेश वाटर और जो ये रिवर वाटर होता है इस पे होता है। क्योंकि भाई अगर खारे पानी पे आएंगे तो फिर समंदर से तो आपको पता है कि फिर तो वो सारा वो मच्छर ही मच्छर वहाँ। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए कि हम रोज़ इस पे बात करते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि रोज़ आप लोगों को बताएं क्या क्या एहतियात हैं। ठीक है, 5 साल हमें मालूम है, साफ़ पानी का मच्छर है, घर में पानी है तो उसको ढक के रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी एहतियात है जो हम कर सकते हैं? इसमें ये है कि जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, स्पेशली उनके लिए जिनको एक डेंगू हो चुका है, अगर एक फैमिली मेम्बर है जिसको डेंगू हो चुका है तो उससे जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स को और उसी को ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो नहीं है, मॉस्किटो अगर उसको बाइट करेगा तो दूसरे को, तो ऐसे पेशेंट जिनको डेंगू हो चुका है स्पेशली उनके लिए तो मॉस्किटो रेपेलेंट मस्ट है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी बड़े मैटर करते हैं, तो वो भी लोगों को देख के लेना चाहिए। वरना आपको पता है कि जब ये कोविड आया था तो हर कोई सैनिटाइज़र बनाना शुरू हो गया था, उसमें बाद में पता चलता था कि किसी में 60% अल्कोहल है या उससे ज़्यादा है या नहीं है। इसके अंदर भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डेंगू के वाले बात करें तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी टीम की भी कोशिश होती है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से अब ज़रूरत ये है कि हम हुकूमती नुमाइंदों को भेजें और उनसे पूछें कि ठीक है हम तो अपने तय हर कोशिश करें, यहाँ पे हम अवेयरनेस कैंपेन इस तरीके से चला रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरीडे आप देखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हमें कोई ना कोई नुमाइंदे से हमें बात करनी है और उनसे पूछें कि भाई आप बताएं आप क्या कर रहे हैं, कोताही कहाँ पर हो रही है, पहले क्यों नहीं इसका ख्याल किया गया। जब हम बात करते जी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये डेंगू के महीने, तो क्यों नहीं जून जुलाई से इस पे काम करना शुरू कर दिया जाता। अगस्त में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स हम देखते हैं, हमने नहीं देखी, हमने यहाँ पे भी देखी और लाहौर में भी देखी। जब उन्हें पनपने का मौका मिला बरसात के बाद तो वो मौका तो हो गया, अब वो मच्छर वार कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ओह डेंगू फैल गया, ये तो बड़ा गलत है। तो चलें जी, करना चाहिए इस पे काम। अभी तो ये है कि एहतियात करें, फुली कवर्ड रखें खुद को और मस्कीटो रिपेलेंट लगा लें। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, आप लोग कहीं में जाएगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे अब तक, और हमारी वजह से चुटकियों वाला वेलकम बैक होता है। मुझे गा तो सकता नहीं हूँ, सुर मेरे निकलते हैं नहीं। नहीं निकलने भी नहीं चाहिए ना मेरे भाई। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा स्पेस को कन्फाइन कर दूँ, वॉशरूम वाला एनवायरनमेंट हो, उसमें आवाज़ एको करेगी तो सही सुर निकलेंगे। डोंट यू थिंक? आप अग्री कर रहे हैं ना? अब बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखनी होती हैं। वैसे एक बात सच्ची बताएं मदिया, ये मेरे जैसे लोगों का हाल नहीं है, लेकिन ये है कि मैं हेडफोन्स पे पहले होता था व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो उस वक्त जब कोई गाना चल रहा होता बड़े अच्छे सुर लग रहे होते थे, जो सिंगर था तो हेडफोन लगे हुए आप खुद भी सुर लगा रहे होते हैं, आपको ऐसा ही लगता है कि आपके सुर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो दूसरे होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमसे पूछें हम पे क्या बीतती है। हाँ। ये हमारे पीछे वाले रोने लग जाते हैं, वो कहते इतना दर्द है इस लड़के की आवाज में, रगे आने वाले हो जाते हैं। अभी ब्रेक आएगी, एक को आके निमट के आऊंगा। अभी ब्रेक एक को जाके आपने कुछ सुना के आनी, गा के ये काफी होगा। चलिए जी, दूसरे घंटे में हमारे पास बहुत कुछ हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से बात करी, क्योंकि फाइनली आज लग रहा है कि आज पता चल जाएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत में जो है ना वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि आज तहरीक अदम एतमाद आएगी और समहाउ ऐसा लग रहा है कि अब जो अक्सरियत थी ना वो खो रहे हैं जाम कमाल साहब। लेट्स सी, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो कहते हैं कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा खुला। तो अब देखना ये है कि क्या होगा, किस तरीके से डील होगी, क्या होगा, या फिर जाम कमाल साहब बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जाम कमाल साहब का मौके बड़ा सख्त रहा है, जो सेनेट के चेयरमैन है वो भी जाके वहाँ पर बातें करते हैं, सारा भी बता दें तो अभी तो हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सस्पेंस क्रिएट करें तो आपको बताएंगे आज होता क्या है। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल देते हैं। इब्तिदा में हम जैसे आपको बता ही चुके हैं कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो बड़ा हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल संगीन होती जा रही है, और आज है मामला आदम एतमाद की तहरीक का, और वज़ीर आला साहब का जो अक्सरियत खोने का इम्कान अब बज़ाहिर यकीनी होता जा रहा है। और आज इस हवाले से सूबाई असम्बली में करारदाद पेश होगी, और गुज़िश्ता रोज़ भी जो नाराज़ अरकान थे उनका इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन जमातों के अरकान भी शरीक थे, और 36 अरकान इसमें शरीक हुए। द नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 36 अरकान शरीक हुए, जबकि जो इसमें तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आपको वोट दरकार होते हैं वो होते हैं 33। बिल्कुल जी, और मतलब कामयाबी के लिए जैसे भी आपने सतीन ने बताया भी कि 33 अरकान की हिमायत दरकार है। साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने 40 अरकान की हिमायत का दावा किया है, जबकि असद बलोच ये कहते हैं कि आज 12 बजे तक वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी होने का वक्त दिया है, आज 12 बजे तक। साथ ही
JUI نے بھی ناراض ارکان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اپنے موقف پہ قائم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے. تو کیا آج ہونے جا رہے اس حوالے سے بات کریں گے. کوئٹہ سے موجود ہے ہمارے بیورو چیف مصطفیٰ ترین, ان کو سامنے گفتگو کریں گے. مصطفیٰ, آج تو بہت ہیپننگ ڈے ہے بلوچستان اسمبلی میں. یہ ووٹنگ اب شروع ہوگی اور کیا لگ رہا ہے کہ جام کمال صاحب اپنی کرسی بچانے میں کامیاب رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی, بلوچستان کا جو سیاسی بحران مہینہ قبل شروع ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ نمٹنے جا رہا ہے. اور آج بلوچستان اسمبلی کا جو اجلاس کال کیا گیا ہے 4 بجے, اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی. اسمبلی رولز اور آئینی پروسیس اگر ہم دیکھیں تو آج یہ تحریک پیش کی جائے گی اور اس تحریک کو پیش کرنے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا جائے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ ایوان سے حاصل کریں. سو پھر نیکسٹ سیشن میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گزشتہ روز ناراض اراکین اسمبلی کے ڈنر میں 36 اراکین نے شرکت کی اور جو مطلوبہ تعداد ہے وہ 33 ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ تو ڈنر تھا, اس میں اراکین کی شرکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناراض اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ڈیڈ لائنز پر ڈیڈ لائن دینا اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اس امر کا متقاضی ہے. یا اس تمام تر صورتحال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو اب بھی ڈاؤٹ ہے کہ کہیں تحریک عدم اعتماد ناکامی کا شکار نہ ہو. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بدستور اپنے موقف پر قائم ہیں, تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں جن کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن آج اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ یقیناً انتہائی اہم ہے. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اسمبلی ممبر بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے برخلاف اس تمام تر صورتحال میں کھڑے ہیں. تو آج 4 بجے اجلاس کال کیا گیا ہے جس میں تحریک مصطفیٰ ترین, یہ ذرا بتائیں ہمیں کہ آپ کو یاد ہے کہ ستمبر میں بھی اسی طرح کی ایک موو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس وقت جو ہے وہ 16 MPs جو ہے ان کی جانب سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ بھیجا گیا تھا CM کمال کے بارے میں, لیکن اس وقت بعد میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو ہٹا بھی دیا گیا تھا. اور اس پر جام کمال صاحب کا موقف تھا کہ 12 لوگوں کے کہنے پہ میں ریزائن نہیں کروں گا. اب تو ٹائڈز ہیو ٹرنڈ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً 36 ارکان ان کے خلاف ہیں جو کہ اجلاس ہوا اس میں شریک ہوئے. تو ان کا درمیان میں کیا ریکنسیلیشن کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی, اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی, بلوچستان عوامی پارٹی یا کولیشن گورنمنٹ کے ناراض اراکین کو شے ہی بلوچستان اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے بعد ملی. انہوں نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تو وہ پھر اس پر کافی پروسیس آگے بھی گیا اور بات گورنر ہاؤس تک جو ہے جا کر اس پر ڈیپینڈ کرتی چلی گئی کہ البتہ گورنر ہاؤس سے یہ تحریک عدم اعتماد جو تھی اس کی جو درخواست تھی یا اجلاس بلانے کی جو اپیل تھی وہ اس لیے ریجیکٹ کی گئی کہ اس میں گورنر ہاؤس سے بعض آبجیکشن لگائے گئے. سو جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے صورتحال کو بامتے ہوئے اس جائزہ لیا اور پھر بعد ازاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد آ جانا چاہیے, چونکہ اپوزیشن آلریڈی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ہے. اور آج 12 بجے تک کا ویسے ٹائم بھی دیا گیا ہے کہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ 12 بجے تک مستعفی ہو جائے. اچھا یہ بتائیں, آج جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے کیا یہ خفیہ رائے شماری ہوگی یا آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہوگا کہ آپ ان کے مخالف ہیں یا پھر ان کے حق میں ہیں؟ دیکھیں جی, آج تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد اسمبلی رولز یہ ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں یا عدم اعتماد کی تحریک کے برخلاف اراکین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر فیصلہ دیں گے اور اسٹرینتھ شو کی جائے گی. اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں کتنے اراکین ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف کتنے اراکین ہیں. سو آج تو جس طرح گزشتہ روز ڈنر میں اسٹرینتھ شو کی گئی تھی, آج بھی اسمبلی میں اسٹرینتھ شو کی جائے گی. البتہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا جو شاید کل یا پھر اگلے دن بلایا جائے گا اس میں پھر وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر
बाकायदा वोटिंग होगी और असम्बली रूल्स ये हैं कि वो वोटिंग खुफिया तरीके से होगी और तभी देखा जा सकेगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो अरकान मैदान में उतरे हैं उनको किस कदर कामयाबी हासिल हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रात को भी वर्जन दिया, उनका कहना था कि वो अपोजिशन की इस चाल को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने अपोजिशन की इस तमाम तर बनाई गई सूरत हाल को सूबा दुश्मनी से तशबीह देते हुए कहा कि वो बलूचिस्तान से दुश्मनी नहीं करने देंगे किसी को। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कोयटा, और बता रहे थे कि आज जो वोटिंग होगी उसमें खड़े होके जनाब जो उसका मतलब पता चल ही जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे नाम है जो किनके हक में है और कौन कौन से ऐसे नाम है जिनके ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपके इल्म में है कि जहाँ पर खुफिया राय शुमारी का मामला होता है वहाँ पर भी ये होता है कि इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं उनमें नंबर सामने नहीं आते। और फिर अक्सर तो ये भी होता है कि जब खुफिया ना भी हो और वैसे लोग अपनी प्रेजेंस शो करें और खड़े हों तो वो तादाद कुछ और होती है और खुफिया राय शुमारी में तादाद चेंज हो जाती है। 2 घंटे जाम कमाल साहब भी हमने के देखा। हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 2 घंटे जी अब जाम कमाल साहब के पास। अब जरा आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट का मेला सजा है, वो भी T20 वर्ल्ड कप का। तो क्यों ना इस हवाले से बात करें। गो के पाकिस्तान ने जो अपना पहला वार्म अप मैच था वो तो जीत लिया, अब उनका दूसरा वार्म अप मैच होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने दूसरे वार्म अप मैच में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। जो दूसरा वार्म अप मैच है ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें वार्म अप मैचेस को ना सत्ती इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें या फिर उसके नंबर होने चाहिए, यहाँ वो जो आधे नंबर दे दें, मतलब लाइक के काम आए पता चले हम आगे ना काम करें। ऐसा तो नहीं होता वार्म अप मैच में जो आपकी मुखालिफ टीम होती है वो आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी भी पढ़ लेती है। हाँ, पढ़ लेती है, वो आपकी स्ट्रेटजी पढ़ लेती है। ये होता है कि आप क्योंकि ये जाहिर है कि एक आपकी प्रैक्टिस के लिए तो अच्छे हैं लेकिन मोमेंटम बिल्डर उस तरह से नहीं हो सकते। आप हो सकता है अपनी पूरी जान लगा के खेलें, दूसरी टीम जो है वो नए प्लेयर्स को खिला रही हो, उस सूरत में भी नुकसान आपका है। बाद में जब फुल फ्लेज उतरे मैदान में तो पता चले आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड ना हो। तो बहरहाल इस सूरत हाल पे अब ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे और आ चुके हैं शाहिद हाशमी साहब? नहीं, शाहिद हाशमी साहब अभी नहीं आए, अभी वो दुबई की वादियों में खोए में हैं और वो इंशाल्लाह हमसे हमारा जैसे उनसे राब्ता गुनगुना भी रहे होंगे अपनी आवाज में, भी रहे होंगे। मजा तब आएगा, पर्वतें तो नहीं है वहाँ पर, मजा तब आएगा जब वो 25 अक्टूबर को हमारे शो में आके एक बेहतरीन गाना गाएंगे और वो गाना ऐसा होगा जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया, वो भी इंडिया से। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शाहिद साहब, आज जो मैच होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, गो के भी वार्म अप मैच है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में भी पाकिस्तान वैसी कारकर्दगी दिखाएगा जैसे अपने पहले वार्म अप मैच में दिखाई थी, या फिर आज इजी होके खेलना चाहिए? दिखाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी कॉम्बिनेशन चेक की पहले मैच में। अब मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट 9 जगह तो कंफर्म है इंडिया के मैच के लिए। एक फास्ट बॉलर चुनना है, या वो हारिस रऊफ होंगे या वो मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। आज मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, तो पता चलेगा कि वो बेहतर है या हारिस रऊफ। और छठे नंबर पर हमें एक पावर हिटर चाहिए। अब वो या तो आसिफ अली होंगे या हैदर अली, दोनों आज खेलेंगे, दोनों आज बैटिंग करेंगे। तो पाकिस्तान को ये दूसरा वार्म अप मैच भी अपनी कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए लेना चाहिए। इंटेंसिटी वही रखनी चाहिए जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, इसलिए कि आप चाहे वार्म अप मैच जीते हैं, चाहे प्रैक्टिस मैच जीते हैं, चाहे कोई भी मैच जीते हैं, उससे आपके एतमाद में इजाफा होता है। फिर आप यकीन दिलाते हैं आप अपने आप को कि नहीं ये भी मैच था और गो के सामने वाली टीम इतनी फुल इंटेंसिटी से नहीं खेल रही है, वो अपने आप को सिनेरियो में डाल रही है। आप भी लेकिन इंटेंसिटी के साथ खेलें और अपनी कॉम्बिनेशन चेक कर लें ताकि इंडिया के मैच से पहले आपको पता चल जाए कि कौन से आपके 11 खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है दूसरी जानिब, उसमें बांग्लादेश ने ओमान को हरा दिया और कमबैक किया है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि चांसेस हैं बांग्लादेश के आगे एक्सेल करने के? पहले तो बड़ा मायूस कन स्टार्ट किया उनका। पहला मैच बहुत बुरा खेले वो, उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, एमेचर्स बिल्कुल स्कॉटलैंड के, उनको उन्होंने विकेटें दी, उनको उन्होंने 53 for 6 से स्कोर करने दिया 140। तो वो बड़ा एक गलत उनका हिकमत अमली रही बांग्लादेश के खिलाड़ियों की। फिर उन्होंने सही कॉम्बिनेशन भी नहीं खिलाया था। जब दूसरे मैच में सही कॉम्बिनेशन खिलाया, गो के कल ओमान ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, और मैं ओमान को कह रहा हूँ पाकिस्तान की बी टीम है। 6 खिलाड़ी तो सिर्फ सियालकोट से हैं, कैप्टन का ताल्लुक चीचा वतनी से है, एक खिलाड़ी लाहौर से हैं, एक खिलाड़ी पिंडी से हैं, तो अच्छे खासे खिलाड़ी पाकिस्तान से हैं। तो उनको पाकिस्तान की बी टीम कहा जाए। उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की तरह खेला। 90 रन पर उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे और उन्हें 63 रन चाहिए थे आखिरी 7 ओवर्स में, और उनके पास 7 विकेटें बाकी थी। वहां से उन्होंने मैच हार दिया।
اور बांग्लादेश की किस्मत अच्छी रही, वरना अगर बांग्लादेश कल हार जाते तो ऑलमोस्ट आउट हो जाते वो। तो वो अब भी बांग्लादेश क्योंकि के इमेच्योर टीम चांसेस के हैं साथ हारना, क्योंकि बांग्लादेश। अभी देखे ना पापुआ न्यू गिनी, ये जो नई ये टीम है, देन स्कॉटलैंड, देन ओमान, ये तीन वो टीम है जिनका नाम हमने बहुत पहले क्रिकेट की दुनिया में कभी सुना नहीं है। ऑफ कोर्स ये इमेच्योर टीम्स हैं जो हम इस बार देख भी रहे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस को आप, ठीक है ओमान की आपने डिस्कस कर ली कि उसमें असल बहुत सारे तो पाकिस्तान से ही लोग शामिल हैं, बाकी जो टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देखते हैं? अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। ये एसोसिएट्स टीम्स जो हैं, जैसे नेदरलैंड हो गई, जैसे आयरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, इनके पास 3-4 अच्छे प्लेयर होते हैं जो काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते हैं, वहां पे तजर्बा हासिल करते हैं, लेकिन ये बेचारे 2-3 महीने क्रिकेट खेलते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। जैसे कॉलन ग्रीव्स जिन्होंने आउट किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, 4 विकेटें ली थी, 45 रन भी बनाए थे, वो अमेजोन के डिलीवरी बॉय हैं। इसी तरह सारे, कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, कोई पढ़ई है, तो ये बेचारे प्रोफेशनल प्लेयर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है। और आईसीसी इनके साथ जुल्म ये करता है कि अक्सर टूर्नामेंट में टीमों की तादाद कम कर देता है। जैसे पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीमें थी। आप जब तक एसोसिएट्स को बड़ी टीमों के साथ नहीं खिलाएंगे, उनको कैसे तजर्बा होगा? वो बड़ी टीमों को हराएंगे। अब स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया है, तो स्कॉटलैंड में लोगों को भी बड़ा शौक हुआ होगा कि नहीं, हमने एक बड़ी टीम को हराया, हमारी क्रिकेट की टीम भी अच्छी हो सकती है। उनकी फुटबॉल टीम ने इतने अरसे में कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जितनी उनकी क्रिकेट टीम ने हासिल कर ली। तो इन एसोसिएट्स को मौका देना चाहिए और आईसीसी ने सोचा है, और आईसीसी ने इसीलिए 50 ओवर्स वर्ल्ड कप अब 2027 से 14 टीमें ही होंगी, और T20 वर्ल्ड कप जब नेक्स्ट होगा तो उसमें 2022 के बाद जब नेक्स्ट होगा तो उसमें 20 टीमें होंगी। तो इससे आप क्रिकेट की ग्लोबलाइजेशन करेंगे। आप अगर आप छोटी टीमों को मौका नहीं देंगे बड़ी टीमों के साथ खेलने का, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो 24 तारीख को हो रहा है टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बातें हो रही हैं, और इंडिया में आपको पता है कि प्रोपेगेंडा एक जानिब, तो कुछ उनके जो इंतहा पसंद फैक्टर हैं जो कि उनकी बड़ी जमातों में बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैच ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जानिब जो है वो जो उनके क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो उनके टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस, कमर्शल्स, न जाने क्या क्या बनाए जा रहे हैं रिलेटिंग टू जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप्स में। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है प्लेयर्स के ऊपर, किस तरीके से ये चीज़ उनको इफेक्ट करती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस एज वेल। देखिए, सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, वो कि प्लेयर इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके दोस्त यार, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले उनको क्लिप्स वगैरह भेजते रहते हैं। देखो बाबर आजम इंडिया का मीडिया तुम्हारे लिए ये कह रहा है, देखो शाहीन शाह अफरीदी तुम्हारे लिए इंडियन मीडिया ये कह रहा है। तो थोड़ा सा दबाव होता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को उनके कोचेस और ये सारी टीम मैनेजमेंट बता रही होगी, समझा रही होगी कि आपने आउटसाइड प्रेशर नहीं लेना। इंडिया के मैच का अपना प्रेशर ही अलग होता है। जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपको हर चीज़ भुलाकर, हर प्रेशर भुलाकर, ये पास्ट रिकॉर्ड भुलाकर के हम 12 मैच हारे हुए हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, 5 के 5 मैच हम हारे हुए हैं, ये सब भुलाना होता है। ये साल बड़ा डिफरेंट है। ये हाशमी साहब आप देखिएगा, इंशाल्लाह इस साल हम जरूर जीतेंगे। हम नई तारीख जो है ना वो रकम करेंगे, और मैं कहती हूँ इसमें तो जरूर जीतना है भाई, इसमें T20 में इंडिया से तो जरूर जीतना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमें बड़े शत इंतजार रहेगा इंशाल्लाह कि आप 25 अक्टूबर को हमें कौन सा मजेदार सा पाकिस्तान की फतह पे गाना भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बेसिकली जो T20 मैचेस होते हैं ना, आपको पता है बड़ी फास्ट पेसेस के मैचेस होते हैं। आपको पता है इसमें 20 ओवर्स होते हैं, और 20 ओवर्स में ज्यादा गेम ये होती है कि कौन कितनी जल्दी कितने रन बनाता है, कितनी विकेटें लेता है, लेकिन ज्यादातर प्रेशर बैट्समैन पे होता है। क्योंकि होता ये है कि जो आपके जो 50 ओवर्स का गेम होता है उसके अंदर जो बल्लेबाज है उसका पहले देखा जाता थी एवरेज, टेस्ट क्रिकेट में देखी जाती है एवरेज, वनडेज में भी अब आके चूंकि हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं तो उसमें एवरेज और स्ट्राइक रेट मैटर करता है। T20 में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है दैट इज द स्ट्राइक रेट, यानी कि आपका स्ट्राइक रेट 100 से कितना ज्यादा है। तो ऐसे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके स्ट्राइक रेट्स बहुत अच्छे हैं T20 में। वैसे ना सती, क्रिस गेल की पाकिस्तान से मोहब्बत एक जगह, जब न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई थी ना तो क्रिस गेल जो है वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन ना जो हमारे यहाँ पे मैचेस होते हैं ना उनमें चलते नहीं है, उनमें नहीं चलेगा। दो चीज़ें ना, एक चीज़ या तो आपका बल्ला चलेगा या आपकी जुबान चलेगी। चलो जुबान तो चलती है ना पाकिस्तान के हक में, PCL में नहीं चले पाए। हाँ कोई बात आगे चलिए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज दुनिया भर में ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि हम ख़वातीन में, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा पाया जाता है,
اور ہوتا یہ کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں جب آپ ان کا خیال نہیں کرتے, مطلب ہڈیوں کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مناسب خوراک, اچھے ورک آؤٹ سے, اور جب آپ یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے, جھگڑے سے پرہیز, مینٹل سٹریس سے بھی پرہیز, اور یہ جب تمام تو چیزیں آپ نیگلیکٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ الارمنگ بات یہ کہ ہماری ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ آسٹیوپوروسس کا جلدی شکار بن رہی ہیں. اور آسٹیوپوروسس میں ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں بھربھرا پن آ جاتا ہے, اس لیے بون فریکچر کی طرف ہم بہت جلدی چلے جاتے ہیں. ذرا سی آپ کو ہٹ, ذرا سا سلپ ہونا جس میں نارملی آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اس میں آپ کی ہڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس پر کیا کرنا چاہیے جی؟ کیا ہمیں کیلشیم پھانکنا چاہیے, یا پھر وائٹامن سی یوز کرنا چاہیے, یا وائٹامن ڈی یوز کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر امراض ہڈی و جوڑ ندیم آصف صاحب موجود ہیں. سر صحیح تعارف کرایا میں نے آپ کو. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا, کہ یہ جو آسٹیوپوروسس ہے, ہڈیوں کا بھربھرا ہونا, کمزور ہونا, اور چلیں یہ زیادہ ایج کی خواتین میں تو اپنی جگہ, لیکن کم عمر لڑکیوں میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہم اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں بڑی جو مس کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. کہ ہر چیز میں جب بھی کوئی باڈی پین کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یا عام آدمی جو فیل کرتا ہے, وہ سارا الزام بیچاری ہڈیوں پہ ڈال دیتا ہے کہ جی ہڈیاں کمزور ہیں. آپ 1 گھنٹے تک موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ پہ 2 گھنٹے جھک کے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, آپ کو بیک ایک ہو گیا, شولڈر پین ہو گیا, تو آپ نے فوراً کیلشیم لینا شروع کر دیا, وائٹامن ڈی کے انجیکشن لینا شروع کر دیے. تو ہر پرابلم جو ہے ہڈی کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. پوسچر کے مسائل, پوسچر کے, جس کو ہم میکینیکل لمبیگو کہتے ہیں, کہ مطلب آپ کی باڈی کی میکینکس کو آپ نے غلط طور پہ یوز کیا ہوا ہے, غلط اننیسیسری آپ نے پریشر شولڈر مسل پہ زیادہ ڈال دیا ہے, بیک مسل پہ بہت دیر چلا جاتا ہے. تو کیونکہ لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ہمارے سر کا ایک وزن ہے, اور وہ جب کنیکٹ کر رہے ہیں ہمارے شولڈرز سے, تو گردن میں کوئی ہڈی ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. ایگزیکٹلی, اور ہماری کھوپڑی کا وزن بھی بہت زیادہ اچھا خاصا ہے, ہاں, جو میرا سمجھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں جو اننیسیسری لوگ کیلشیم لینا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے وائٹامن ڈی لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ بہت ہی غلط پریکٹس ہے, بہت غلط پریکٹس ہے. آپ اننیسیسری کڈنی پہ لوڈ ڈال رہے ہیں, آپ کوئی چیز باڈی میں لے رہے ہیں تو اس کو اسکیٹ آؤٹ بھی نہیں ہے, باڈی سے نکلنا بھی ہے, تو اس کو ظاہر کڈنی پہ لوڈ پڑ رہا ہے, اور پھر اپنا کیلشیم لیتے چلے جا رہے ہیں, وائٹامن ڈی آپ کا اتنا کم ہے باڈی میں کہ وہ شوق ہے نا, لوگوں کو خود بھی تو شوق ہے, لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے نہیں ہیں, وہ وہاں سے چیک کرواتے نہیں کہ ہمارا وائٹامن ڈی کا کیا لیول ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے, بس ان کو ہاں یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے بھائی کیلشیم تو ویسے بھی اچھی ہوتی ہے نا, تو آپ زیادہ سے زیادہ لے لیں. ایگزیکٹلی یہ ہمارے بہت سے ڈاکٹروں کا بڑا بھی اس میں الزام آتا ہے کہ وہ ہمارے آج کے, میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی جنرل پریکٹیشنر آتے ہیں ان کے پرسکرپشن پہ 1 یا 2 کیلشیم ہر ایک کو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بینگ ایز اے عام آدمی, اس کو ان کا رائٹ ہے وہ سوال پوچھے ضرور کہ ڈاکٹر صاحب یہ دے رہے ہیں ہمیں کیوں, اس وقت ہمیں ضرورت ہے. ایک فیمیل ہے, آپ ایگزامپل لینے, اسٹوڈنٹ ہے, لڑکی ہے, وہ آپ کالج گوئنگ ہے یا اسکول گوئنگ ہے, اسکول میں جاتی ہے, پڑھتی ہے, ڈائٹ لے رہی ہے, آرام سے نارمل لے رہی ہے, چلیں دودھ لے رہی ہے, ایک حد تک لے رہی ہے, تو اس کو کیلشیم آپ کیوں دیں گے؟ آپ مطلب اس کا ریزن کیوں کیلشیم دیں؟ آپ کی ریکوائرمنٹ ویسی پوری ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیلشیم دے کے بلا وجہ کڈنی پہ لوڈ ڈالیں, آپ کو ہارمونل سسٹم باڈی کا خراب کر رہے ہیں, جس سے کل اس کا ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے, اس کا زیادہ اور پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے وائٹامن ڈی کا رول جو میں نے بتایا, وائٹامن ڈی کا رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب ٹرانسپوزیشن آف دا کیلشیم فرام دا انٹسٹائن ٹو دا بون. یعنی کہ آپ جتنی کیلشیم لے رہے ہیں اب اس کو اٹھا کے ہڈیوں میں بھی ڈالنا ہے نا, ورنہ وہ اسکیٹ آؤٹ ہو جائے گی. جب وائٹامن ڈی کے لیول بہت کم ہے اور اننیسیسری کیلشیم لے رہے ہیں, اور ہم ڈائٹ میں بھی لے رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, چلیں یہ سوکے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہمارے جسم کے اندر وہ کیلشیم نہیں, بہت اچھی کیلشیم, یہی بات میں آ رہا ہوں کہ میڈیکیشن سے ہوتا ہے پرابلم. آپ لیں, اچھے پھل فروٹ آ رہے ہیں, ڈائٹ ہے, اچھی ڈائٹ لیں, دودھ لیں, یہ اس سے کبھی بھی آپ کو ایکسس میں اسٹور نہیں ہوگی, باڈی میں اسٹور نہیں ہوگی, ایکسس میں نہیں جائے گی باڈی, کیونکہ باڈی کو جو ایبزارب کرنا ہوگا وہ کرے گی, ورنہ وہ پاس آؤٹ ہو جائے گی. نیچرل فنامنا. صحیح. اب وائٹامن ڈی لے لیا آپ نے, اس سے آپ کی بون بھی اسٹرانگ ہو گئی. اب ہڈیاں یہاں تک کمزوری کا ذکر آتا ہے, تو اس میں دیکھیں اگر ہم ڈیوائڈ کریں 3 حصوں میں, بچوں کو, جوانوں کو اور بڑھاپے میں, تو ایک تو یہ آسٹیوپوروسس ایک بالکل ایک اسپیسیفک فارم ہے جس میں پورس فارمیشن ہو جاتی ہے ہڈیوں کی سمجھے سے بولے جانے, لیکن سختی ہڈیوں کی وسیع رہتی ہے. لیکن ینگ ایج میں جو بچوں میں یا وہ ہوتا ہے جس کو ہم ریکٹس یا آسٹیوپوروسس بھی کہتے ہیں, اس میں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں, اور وہ چیز ڈائگنوز بھی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, ٹانگ پہ وزن پڑتا ہے, ہڈیاں نرم ہوتی ہیں, تو وہ بوئنگ ٹائپ کی لیگ ہو جاتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے.
रिस्ट पे, आपकी कलाइयों पे सूजन महसूस। जीन्स का भी किरदार होता है? सॉरी, जीन्स का जेनेटिकली होता है इस पे, लेकिन इसमें ज़्यादातर डायबिटीज रोल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक कंसेप्शन जो हमारी है, मकसद जब एड्स वगैरह भी देखते हैं तो हमें लगता है कि जी दूध पीने से जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है ये हल हो सकता है। क्या ये बात सही है कि दूध से ही ऑस्टियोपोरोसिस का हल निकाला जा सकता है? क्योंकि जिन लड़कियों की बातें करें, इन लड़कियों ने घर भी चलाना है, इन्होंने कल कला माँ भी बनना है, तो अगर इतनी वीक बोन्स के साथ तो एक चीज़ें कुछ मुमकिन हो ही नहीं सकेंगी, तो क्या दूध ही इज द ओनली सोल्यूशन? नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कैल्शियम का बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस में। अच्छा जी, ऑस्टियोपोरोसिस एक बिल्कुल अलग सी समझिए एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से ये पैदा होती है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो ऑस्टियोपोरोसिस फिजियोलॉजिकली ज़्यादा होती है वो एज ऑफ मेनोपाज में। अच्छा। जब बच्चे की उम्र ख़त्म हो जाती है, उस वक्त हमारे कुछ बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हड्डी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक काज होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, तो उसको ट्रीट कैसे करें? उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन होती है। अच्छा। विद कैल्शियम भी देते हैं, इसके साथ विटामिन डी भी देते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और हार्मोनल दवाइयाँ भी हो जाती हैं। पहले जो कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी जिसके साइड इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत होते थे। दैट इज द मेन काज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो पहले हार्मोन्स की एक दवा इस्तेमाल होती है, अब वो बहुत कम हो गई है, अब दूसरी मेडिकेशन आ गई है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि ये भी नहीं पता चलता बाज़ औक़ात कि कौन सी दवा का किसी और मर्ज पे क्या असरात पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपका विटामिन डी लेवल लो करती हैं, कैल्शियम की कमी वो करती हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत सी दवाइयाँ ऑर्गन पे ज़्यादा प्रेशर भी डाल रही होती है, बहुत ज़्यादा। सॉरी, किसी ऑर्गन पे ज़्यादा प्रेशर भी डाल रही होती है। अब देखें ना, आप अगर कैल्शियम अननेसेसरी आप ले रही हैं बहुत बॉडी में, वो स्ट्रीट आउट एक हद तक किडनी फंक्शन कर रही है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी आवासी कंप्रोमाइजिंग किडनी होती है, तब फंक्शन नहीं कर पाती हैं, या मैकेनिकली उसकी एक्टिविटी बहुत कम है। देखिए, बॉडी की एक्टिविटी जितनी बॉडी में रहेगी ना उतनी किडनीज में अच्छा काम करेंगी। वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, हम ब्रेक में बात कर रहे थे डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये क्विकली बता दीजिए ये क्या है? देखिए, डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस वही मैंने बताया ना कि कोई बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसपे मरीज जो है बेड रिडन हो जाता है, 3 महीने के लिए हो गए, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ है, या कोई और ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ऐसी इलनेस हो गई कि जिसमें मरीज वेट बेयरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हड्डियों की सबसे अच्छी गज़ा है वो ब्रिस्क वॉक है फीमेल की। जितना चले फिरेंगे उतनी हड्डियां मजबूत होंगी। जब हड्डियों पे लोड ही नहीं पड़ रहा है तो वो उसकी अपनी डाइट्स वो कैसे लेंगे हड्डियां, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये बड़ा कॉमन फैक्टर यहाँ पे जिस ऑस्टियोपोरोसिस कि आपकी मोबिलिटी बहुत होनी चाहिए। इसलिए अंटिल अनलेस कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, आपको हार्ट का पेन वगैरह ना हो, तो आपको किसी बीमारी में जहां आप मूव कर सकें तो वो मोबिलाइजेशन जो है, ये कहते हैं हरकत में बरकत है, लगाने का है, तो वो जरूर करते हैं। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे बड़े जो इस वक्त देख रहे हैं जो बेड रिडन भी हैं और जो चल सकते हैं, उनके बच्चों को चलाने की कोशिश भी करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चे अच्छा कोऑपरेट करें और आप चलें, आप ही की सेहत के लिए अच्छा है। वरना डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने पहले कभी टर्म नहीं सुनी थी, अब सुन ली भाई, बहुत ज़रूरी है वॉक करना। खड़े खड़े तो गाड़ियों को जंग लग जाता है, तो ज़ाहिर है कि इंसान तो इंसान। बिल्कुल सही बात की आपने। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो जनाब लिए चलते हैं आपको इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने इन फॉरेन अपनी पार्टी अकाउंट्स को जाली अकाउंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अपनी पार्टी अकाउंट्स को काला धन साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आपको रसीदें देने में क्या हर्ज है? वो कहते हैं ना, अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में आपको क्या एतराज़ है? तो मैं समझता हूँ कि आज हमें उस मोड़ पे ले आए हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ना आप जो है वो मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे, ना जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। इनको अपनी पार्टी अकाउंट्स की हर सूरत जो है वो अब तलाशी जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका हमेशा से ये रवैया रहा है कि ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, और अगर कोई इदारा इनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये इदारों के ऊपर जो है वो हमला आवर हो जाते हैं। और इनकी तारीख रही है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला, जजेस पे तनकीद, उसके अलावा नैब के ऊपर हमला। जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपका ये पार्टी अकाउंट्स में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए के अंदर रकूम आई हैं, ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे जो आपके अकाउंट्स में पैसे डाल गए हैं?
جن کا نام آپ پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان ناموں کو جو ہے وہ آپ بتانے والے نہیں ہیں. پتہ تو چلے کہ ان پارٹی اکاؤنٹس کے اندر کتنے پاپڑ والے ہیں، کتنے فلودے والے ہیں، کتنے جو ہے وہ پھیری والے ہیں. پتہ تو چلے کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ کون سے ایسے انٹرسٹ گروپس ہیں جو پیسہ جمع کروا کے چلے گئے ہیں. کسی کی جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر PMLN پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے، کسی کی پیپلز پارٹی LLC کے نام کے اوپر جو ہے وہ USA میں پارٹی رجسٹرڈ ہے، UK کے اندر PMLN پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے. تو وہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ اکاؤنٹس آپ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہم وہ چھپانے نہیں دیں گے. اس کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم اپنی پیروی جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور باقاعدہ طور کے اوپر 8 روز جو ہے مسلسل ایک پارٹی کی PMLN پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اسکروٹنی، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اب ان کا پروزل کریں گے، اور ہم آپ کو اس حوالے سے ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جو منڈے اس آنے والے پیر کو جو ہے شروع ہوگی، اب اس میں دیکھتے ہیں یہ اپنا ریکارڈ لے کر آتے ہیں یا نہیں آتے. میں یہ مریم صفدر کو یہ پہلے بھی میں نے چیلنج کیا تھا، میں آج پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی قانون کی حاکمیت کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں، کیونکہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تو عادت پڑی ہوئی ہے جسٹس قیوم ریٹائرڈ والا ٹیلی فون والا انصاف لینے کی آپ کو عادت ہے. وہ جب آپ کو نہیں ملتا تو آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پر کوئی ادارہ آزادانہ طور کے اوپر قانون کے اوپر عمل درآمد کراتا ہے، وہاں پر آپ کا جو ہے وہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس کسی صورت بھی جو ہے وہ رائے فرار نہیں ہے. اپنی رسیدیں نکالیں، رسیدیں کو قطری خط نہ نکال لیجئے گا، اس بار بھی کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہ بنا لیجئے گا. لے کر آئیں رسیدیں، اور رسیدیں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہو سکے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان اکاؤنٹس میں جو پیسہ ڈالنے والے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی میں پیسے جمع کروائے ہیں. اور وہ اکاؤنٹس بھی آپ سامنے لے کر آئیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں سامنے آئے، جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے والے گوشواروں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو نون لیگ نے اپنے الیکشن کمیشن میں گوشوارے تھے جنہوں نے جمع کروانے تھے، اس کے اندر آپ لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں، تاکہ پتہ چلے آپ کی جو اصل کہانی ہے، پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے کس طرح پارٹی اکاؤنٹس کو جو ہے وہ آپ نے ممنوعہ فنڈنگ کے لیے، فارن فنڈنگ کے لیے آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. وہ تمام حقیقت جو ہے وہ اب ہم سامنے لے کر آئیں گے. جی اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ 6-8 سال سے تقریباً PTI کا کیس یہی سیم کیس لگا ہوا ہے، تو آپ کا بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کیس یہی ہے، تو یہ 8 سال تک آپ بھی انتظار کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا دیا، ہماری آپ کے علم میں ہے، اس حوالے سے پروزل بھی ہو چکی ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اب اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا ہے. ہم نے 16 والیومز جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے جمع کروائے ہیں، اور یہ واحد جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اور پیڈ ممبرشپ جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ متعارف کروایا تھا. یہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہاں پر آپ اقتدار میں آؤ، کروڑوں روپیہ پارٹی کو آپ فنڈ دو، وہ فنڈ بعد میں آپ اپنے للے تللوں کے لیے بھی کھائیں، اور اس بعد اقتدار میں آ کر ان انٹرسٹ گروپس کو جو ہے وہ آپ تحفظ فراہم کرو. ایسا جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا. اور میں اب یہ ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اب اپنی جو رسیدیں ہیں ان رسیدوں کو چھپائیں نہ، ان رسیدوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، کیونکہ اب ان کے پاس چھپنے کا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اب کوئی راستہ جو ہے وہ مجھے نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا. فاروق صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت کے پاس FIA کا ادارہ ہے، تحقیقاتی مسلم لوگوں کی جو مبینہ فارم پڑھنے گئے اس کی تحقیقات کرے گا، اگر کوئی اس میں چیزیں آتی ہیں تو اس کو بین کرنے کے لیے نور جماعتوں کا کوئی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے ڈیسیجن میکنگ ہوگی. لیکن ابھی تک کے جو مجھے ان کے حالات نظر آ رہے ہیں، یہ جوتے اتار کے دم دبا کر جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، جو پچھلے 4 سال سے یہ کر رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو الاؤ کیا گیا ہے یہ اس کے سامنے اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. 4 سال سے تو ہم ریکارڈ مانگ رہے ہیں، لیکن ریکارڈ جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو قطری خط بنا کے سامنے نہ لے آئیے، چونکہ آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے ہوئے ہیں.
ये जो अरबों रुपया आया है, ये इन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए हैं उन गोशवारों के अंदर ये लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो अकाउंट्स छुपाए गए हैं वो भी पार्टी के नाम के ऊपर ओपन किए गए। वो जो अकाउंट छुपाए गए हैं उनके अंदर भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और वो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मैंने नहीं मंगवाया, वो स्क्रूटनी कमेटी ने मंगवाया, और स्क्रूटनी कमेटी ने इनको कहा है उस हवाले से, हमारे सामने ये बात हुई। तो अब वो जो अकाउंट छुपाए हैं वो अकाउंट सामने लेकर आए, उन अकाउंट्स को ये सामने क्यों नहीं लाते, क्यों उनका अकाउंट्स को जो है वो छुपा के बैठे हुए हैं? लाए ना, अब लाए ना। मरियम सफदर जो इलेक्शन कमीशन के सामने आई थी यहाँ पर, अब आए ना। अब तो फजल रहमान ने भी आज तक अपनी पार्टी का कोई हिसाब ही नहीं दिया यहाँ पर। वो एक पटिशन अलग से इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम पार्टीज की जो है वो लगी हुई है, उसके ऊपर भी मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि पेशरफ्त करें। चलें जी, तो फरूख हबीब साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद थे, और वो जो मामला था ना अकाउंट्स के एक रिव्यू का, उस हवाले से ज़ाहिर है कि गुफ्तगू कर रहे थे। और अब यहाँ पे वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोविड और डेंगू से दूर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।